हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी खबर, एक ऐसा इवेंट जिसमें तकरीबन हर पाकिस्तानी दिलचस्पी रखता है। PSL 8 उसके 8वें एडिशन का आज आगाज़ होने जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब और इफ्तिताही मैच मुल्तान में होगा और इसमें मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मैच होने जा रहा है। ये 34 मैचों पर मुश्तमिल ये इवेंट है और ये 11 मैचेस रावलपिंडी, 5 मुल्तान और कराची और लाहौर में तकरीबन 9 मैचेस खेले जाएंगे। इस सिलसिले में 36 गैर मुल्की खिलाड़ी भी जो है वो पाकिस्तान आए हैं और PSL की टीम्स का हिस्सा हैं और फाइनल 19 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया गया है, शटल सर्विस जो है वो रखी गई है और अल्टरनेट रास्ते भी दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े तमाशाइयों को। पार्किंग एरियाज़ भी मुख्तस किए गए हैं और 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे। इसके अलावा FC और रेंजर्स के भी एहलकार तैनात होंगे और तमाम सिलसिले को बेहतर तरीके से चलाए जाने के लिए पूरा प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। ये एक ऐसा इवेंट है जिससे तकरीबन हर पाकिस्तानी दिलचस्पी रखता है और ऐसा इवेंट है जो पूरे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है पूरी दुनिया में भेजेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान में मजीद जो है वो ख़बरों पर भी बात कर लेते हैं और वो ये है कि अवाम पर तकरीबन 400 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्सेस का जो बोझ है वो पड़ने वाला है। अवाम पर बिजली की मद में अवाम से 4 माह में 237 अरब रुपए तक तकरीबन वसूल किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। पहले ही बिजली के 1 यूनिट की औसत कीमत तकरीबन 27 रुपये है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और 17% जो GST लगेगी वो इसके अलावा हैं। ये भी इस खबर के ऊपर बात करेंगे कि क्या इतने टैक्सेस जो बढ़ेंगे और बिजली के रेट्स बढ़ेंगे इसको आवाम किस तरीके से बेयर कर पाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज का क्या हाल होगा, हमारे कारोबार के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे। जबकि दूसरे मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि महंगाई में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। जब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन रेट के ऊपर भी पड़ेगा। शरह फिर बढ़ेगी, पहली 27.6% तक पहुंच चुकी है और ये मजीद इम्कानात हैं जो अप्रैल के आखिर तक पाकिस्तानी अवाम को मजीद फेस करना पड़ सकते हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की कीमत जो है इजाफे का पहले फैसला कर चुकी है और ECC की मंजूरी से तकरीबन जो IMF के साथ हमारे मुतालबात हुए हैं उसमें सबसे पहले यही था कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा और टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। वो अल्टीमेटली जो है वो होने जा रहा है। और तकरीबन एक और ख़बर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में चाय भी बहुत ज़्यादा पी जाती है और ये 15 रोज़ में चाय की पत्ती में तकरीबन 500 रुपये जो है वो इजाफा हुआ। इसकी एक वजह यह है कि जो कार्गोज खड़े हैं, शिपमेंट्स खड़ी हैं, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल पा रही पोर्ट्स के ऊपर से, LCs नहीं उस तरीके से खुल पाई या सिस्टम को उस तरीके से जो है अभी तक फाल नहीं हो सका कि तमाम चीज़ों की सप्लाई बेहतर हो सके। एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो अवाम का इशू है वो ये है कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल दे दी है। वो हड़ताल इसलिए कॉल दी है कि महकमा खुराक के साथ उनके कुछ मुतालबात हैं जो डेडलॉक का अभी तक उनमें बरकरार है और उस डेडलॉक के बरकरार होने की वजह से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल के बायस यकीनी तौर पर आटे का बहरान भी होगा, आटे की किल्लत भी सामने आएगी। ये मुतालबात क्या हैं और ये किस तरीके से हल होंगे, इनके हड़ताल करने की वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारा आखिरी जो मौजू रहेगा इस प्रोग्राम का वो ये है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आ रही है। ये बहुत खुशाइंद बात है। इसकी वजूहात के पीछे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात अल्टीमेटली पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अच्छे असरात मुरतब करने लगे हैं या जो बैरूनी ममालिक हमारे जो दोस्त हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रेडी है। तो जो कारोबारी तबके का रुझान है और जो कारोबारी माहौल है उसमें जो गैर यकीनी के साए थे वो ख़त्म हो गए हैं। हर इंसान की 2 वक्त की रोटी होती है और पाकिस्तान पहले ही जिस तंगली से गुजर रहा है, मईशत के अपना जो है वो बहुत बुरा हाल है। इस तमाम तर सिनारियों में गरीब आदमी जो है वो पिस कर रह चुका है, महंगाई भी बढ़ चुकी है और इन हालात में अगर आटा भी मैसर नहीं होगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब हुआ ये है कि महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान कुछ मामलात को लेकर कुछ डेडलॉक बरकरार है। कुछ मुतालबात थे उनके जो महकमा खुराक के साथ अभी तक सेटल नहीं हुए, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और वो हड़ताल ऐसी है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक है। अगर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहती है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, यकीनी तौर पर आटे की किल्लत होगी और इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो इसकी शॉर्टेज पर भी बढ़ेगा, इसकी कीमत पर भी बढ़ेगा और पाकिस्तान पहले इस चीज़ से निबर्द आजमा हो रहा है। नाज़रीन, इस तमाम मौजू पर बात करेंगे। आरिफ गुज्जर साहब सदर मर्चेंट एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
आरिफ साहब, आपने यकीनी तौर पर तमाम स्टोरी सुनी होगी, आपके इल्म में भी होगा। अब ये हड़ताल जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, इसका जो इम्पैक्ट है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी पड़ेगा, मर्चेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा। किस तनाजुर में देखते हैं सर इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका इम्पैक्ट 1% भी नहीं पड़ेगा। ये हम्म। सिर्फ एक माफिया को रोकने के लिए सेक्रेटरी साहब ने की है। इनकी मौत ये हुई है कि इनका जो इनको कोटा दिया जा रहा था ये 30% भी नहीं पीस रहे थे। हम्म। और जिन मिलों को लॉक किया है, सेक्रेटरी साहब खुद गए हैं, वो मिलें बंद थी। हम्म। एक गंदम का दाना भी वहां पिसा नहीं जा रहा था। यही तकलीफ हुई है। इसमें सिर्फ 5 के 6 बंदे हैं जिनको यह ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये 19 मिलों का कोटा खरीदते थे खुद। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले हसनैन दरिश साहब ने कोशिश की इस माफिया के सामने, उनको पीछे हटना पड़ा। इससे बिलाल यासीन साहब आए, असलम इकबाल साहब आए, वो भी ये काम नहीं कर सके। अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल जो माफिया था करप्ट तरीन, उनको रोकने के लिए पहली दफा आया कि जमान वटू साहब ने एक्शन लिया है। और ये देखें कि जब दानिश अफजाल साहब डायरेक्टर थे उस वक्त सिर्फ आधी मिलें चल रही थी, तो आपको पूरे पंजाब का आटा भी मिल रहा था, पूरे लाहौर को आटा मिल रहा था, पिंडी भी आटा जा रहा था, तो आटा वाफर मकदार में था। जब ये कोटा आता है उसके बाद इनकी बंद मिलें जो होती हैं, जो गोदाम होते हैं, उनको मिलें शो करवा के उनका कोटा लेते हैं। और जो लाहौर की मिलें हैं, इनको सबसे ज्यादा कोटा मिलता है 53 बोरी का, बाहर 19 बोरी का और 53 बोरी का। और ये 30% भी आटा नहीं पीसते थे। जो 15 किलो और मैदा सूजी बनाते थे वो उसी गंदम का जी, बनता था। लेकिन अब ये है लेकिन कि इम्पोर्टेंट सिर्फ ये ना 10-15 आरिफ साहब। मिलें लाहौर की, मेरी मेरी बात पूरी होने दें। सर 10-15 मिलें सिर्फ लाहौर की। और पहली दफा हुआ है कि हड़ताल के बावजूद लाहौर में सर वहां देखें, पर बात मकदार बात में बात आटा देखें मौजूद है। आरिफ साहब, आप इस तरह कहीं है कि किसी एरिया में बेशक जाएं, 10 या 15 मिल्स हैं, बेशक 10 या 15 मिल्स हैं, अगर वो हड़ताल पर जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हमारे पास जो खबर है वो यही है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। कहीं भी इसकी तरदीद नहीं की, कहीं भी आपके तर्जुमान ने आकर इसकी तरदीद नहीं की, या किसी भी तर्जुमान ने आकर तरदीद नहीं की। इसका मतलब तो यही है ना कि तमाम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हड़ताल पर जा रही है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है उसने हड़ताल का ला तल्लकी जाहिर की है। करियाना एसोसिएशन उसमें ला तल्लक है। और उसके बाद जो तंदूर रोटी वाले ने, ये कतई उनके साथ नहीं है। ये सिर्फ 5-7 बंदों का ग्रुप है, सरगना है। उनके उनके लिए ये मौत बनी हुई है। अदरवाइज तो आटा लाहौर में पहले से ज्यादा है। ये तो मैंने इससे पहले प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर आटा गंदम पिस जाए पूरी जितना कोटा देते हैं, तो लाहौर में जब पूरे पंजाब में आटा की एक दिन भी शॉर्टेज नहीं होगी। तो ये सिर्फ अभी संडे को आटा दिया है एक्स्ट्रा। और जो मिलें हड़ताल पे हैं, सिर्फ 35 मिलें हड़ताल पे हैं, कोई ज्यादा मिलें नहीं है। 970 मिलें हैं पूरे पंजाब में जो फाल है। और आज साहिवाल भी सर उसमें अच्छी बात है कि आप निकल मेरिट गए। पर 40 ये मिलों ने तमाम अभी एक्शन मेरिट इससे पर लिया पहले जा रहा है, ये सेक्रेटरी साहब बहुत से अच्छी बात है। मुलाकात की है। लेकिन तो कहीं आटे का कहीं ना बुरा कहीं हाल बैठकर उनके साथ सेटलमेंट भी तो हो सकती थी। आरिफ साहब, बहुत अच्छी बात है कि एक्शन लिया गया है, ताले लगाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली इनके साथ बैठकर डायलॉग्स भी तो हो सकते थे, चीज़ों को बेहतर भी तो किया जा सकता था। कि यही सोल्यूशन है कि आप ताले लगाएं। शायद 10 या 15 मिल्स हैं सर, बड़ा ये बहुत बड़ी फिगर है। देखो, अवाम का पैसा है, करोड़ों रुपए की गंदम दी जाती है इनको अवाम के लिए। ये पैसा अवाम का है। और ये हट कर जाए, इनको कोई पूछने वाला ना हो तो ये राजी है। इनसे यही है कि जो गंदम आपको दी है वो कहाँ है, तो एक भी जवाब नहीं दे सका। इनकी मिलें बंद थी। गोदाम जो थे वो भी मिल शो करवा के इन्होंने कोटा लिया है। तो ये अवाम का पैसा अगर ऐसे माफ जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं हो सकती। तो अगर ये ज्यादती को रोकने के लिए इनको बंद किया है तो ये कोई बात तो नहीं की। तो तो सर और बंद किया दूसरा जाना ये है कि बिल्कुल सेक्रेटरी ठीक साहब है, ने लेकिन कहा है क्रैकडाउन इनको क्रैकडाउन कि होना मदद चाहिए के था लिए ना। वो दरवाजे जो बंद है बोरियां इनके। गायब हैं, वो जो बोरियां गायब हैं, जिनका आप भी क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इतना आटा गया, उनके पास कोई इसकी खैर खबर मौजूद नहीं थी कि कहाँ गया है, तो क्रैकडाउन हुआ, वो बोरियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। जी वो मिलें सील दी हुई हैं। तो यही तो मिलें कह सील रहे हैं कर दी सेक्रेटरी गई, साहब उनको भी उनका बरामद किया हिसाब गया। दें, फिर उसके बाद चलेंगे। सर मिलें जरूर सील कर दी गई, लेकिन ये जो आप इल्जाम लगाते हैं कि इतना बड़ी तादाद में इनके पास आटा मैसर था या गंदम मैसर थी, आपने वो बोरियां बरामद की हैं। बोरियां बरामद नहीं हो सकती क्योंकि बोरियां बेच दी हुई हैं। जो आटा पिस रहा है 15 प्राइवेट, वो उसी गंदम का था। जो मैदा फाइन बिक रहा था महंगा तरीन, वो उसी का था। और जो पेशावर में दूसरी जगह पे आटा गया वो उसी गंदम का आटा जा रहा था। तो
तो ठीक है सर, अगर ये इनको सील भी कर दिया गया है, लेकिन चलें अगर शॉर्टेज नहीं हो तो इसका महंगाई के ऊपर तो असर पड़ेगा, महंगा तो होगा ये। बिल्कुल 1% भी असर नहीं पड़ेगा, ना आटा शॉर्ट होगा। आटा वाकदार में आपको जहां मर्जी चले जाएं आप देखेंगे आटा पहले से ज्यादा लाहौर है। जितनी डिमांड लाहौर की है, टोटल पंजाब की 19 लाख बोरी 19 लाख बैग डिमांड है, तो 19 लाख इसके मार्केट में आटा आ गया हुआ है। तो क्या स्ट्रेटजी क्या है अब? ये फ्लोर मालिकान अगर हड़ताल पर चले जाते हैं, 10, 15, 20 भी हैं चाहे, तो हड़ताल पर ही रहने दिया जाएगा, इनके साथ तो डायलॉग भी किया जाए। नहीं जाएंगे, नहीं गए, इनकी मौत हो जाएगी। अच्छा नहीं जाए, ऐलान तो हो चुका है, सो गैर मुइंदा मुद्दत तक ऐलान भी कर चुके हैं, इसके ऊपर वो अमल दरामद भी करना शुरू कर देंगे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जाए, कहीं ना कहीं इनका सिर्फ खौफ है, इनका खौफ है। आज मुझे उम्मीद है कि डायलॉग हो जाएंगे। अल्टीमेटली इसी तरफ आ रहा हूँ ना मैं, डायलॉग की तरफ जा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, डायलॉग 5 बजे तक क्या गिव एंड टेक करेंगे? गिव एंड टेक क्या होगा इनके साथ? ये बिल्कुल फ्लोर मिल की ख्वाहिश पे बुलाया जा रहा है इजलास, जो वजीर आला को इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो सेक्रेटरी साहब की मर्जी से नहीं हो रहा। सर आखिरकार उनके मुतालबात क्या है? सर आखिरकार उनके मुतालबात क्या है? किस वजह से उनको भी किसी न किसी बात की रंजिश है ना? क्या उनके मुतालबात क्या है आपके साथ? वो कह रहे हैं कि हमें सजाएं ना दी जाए, जो हम जुर्म करें हमें फ्री कर दिया जाए। सर ये और जब ये मुतालबा उनका कि हमारी मिलें सील ना हो, हमें जुर्माना कर दिया जाए। क्यों आप जुर्म करना क्यों नहीं छोड़ देते? अगर आप ठीक हैं तो आप जितनी मर्जी सजाएं हो, आपको क्या तकलीफ होनी है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमें पूछने वाला कोई नहीं था 10 साल से। तो सर अगर सिर्फ तकलीफ ये है कि पूछा ना जाए। तो ठीक है, अगर आपको उनके मुतालबात का इल्म है कि वो आपसे सजाओं में कमी चाह रहे हैं, तो आप मेरिट की बात करते हैं, फिर आप उनके पास जा क्यों रहे हैं, बात क्यों करने जा रहे हैं? जी मुझे समझ नहीं आई सर अल्टीमेटली आपको पता है कि उनके मुतालबात ये हैं कि वो आपसे सजाओं में कमी चाहते हैं या सजाएं नहीं चाहते, तो आप बात करते हैं मेरिट भी, मेरिट की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप उनकी बात सुनने क्यों जा रहे हैं? जब वजीर साहब बुलाएंगे दोनों को तो फिर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये पाकिस्तानी है, जुर्म की एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तानी है, इंडस्ट्री है। बीच बचाओ क्या होगा? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बीच बचाओ क्या रखेंगे आप? बीच बचाओ क्या होगा सर? नहीं समझ आई। बीच बचाओ क्या होगा जाकर मामला ठहरेंगे? जो मेरिट में फैसला वो होना है। तो मेरिट तो सर आप कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए आरिफ गुज्जर साहब। नाजरीन हमारे साथ आरिफ गुज्जर साहब मौजूद थे। आटे के ऊपर यकीनी तौर पर एक बहरान के ऊपर बात कर रहे थे और कहते हैं कि ऐसा कोई बहरान नहीं आएगा, हम उनकी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन वो जो मुतालबात कर रहे हैं हम पूरे नहीं कर सकते। नाजरीन मजीद मौजूदात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन अवाम के ऊपर 400 अरब रुपए का ज़्यादा बोझ डालने का फैसला हो चुका है और ये टैक्सेस की मद में आयद किया जाएगा। यकीनी तौर पर IMF के साथ जो मुतालबात हमारे थे, IMF के हमारे साथ थे, मुज़ाकरात हुए, वो उनके मुतालबात में यही था कि सब्सिडी कम की जाए, ख़त्म की जाए और जो टैक्सेस हैं उनकी शरह बढ़ाई जाए। अल्टीमेटली हुकूमत ने फैसला किया है वो टैक्सेस बढ़ेंगे और इसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर आएगा, क्योंकि जो आपने गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने हैं उसके लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। इस मौजूद के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल जब्बार साहब एनर्जी एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब्दुल जब्बार साहब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब बिजली की मद में अवाम से 4 माह में 237 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान है। तो ये अल्टीमेटली आपने जाना है गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं ये पाकिस्तानी बोझ उठा पाएंगे इसका, और दूसरी बात ये है कि हमारी खपत कितनी है और कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट। देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान ये बता रही है, जिसमें मेरा ख्याल है कि IMF के साथ सामने जो फिगर्स रखी गई थी, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन 2000 अरब रुपए की कॉस्ट ऑफ जनरेशन है और इनकी ओवरऑल जिसको कहेंगे फाइनल रिकवरी जो है वो कोई 1900 अरब रुपए के करीब आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक गैप जो है, अब इस गैप के हवाले से जो IMF के सामने जो बातें हैं, IMF एक्चुअली कॉस्ट ऑफ जनरेशन और कॉस्ट ऑफ रिकवरी को एक्चुअली उसका गैप कम करना चाह रही है, देखना चाह रही है। तो ये डिमांड तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सर बिल्कुल ठीक है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है पर यूनिट? कॉस्ट क्या पड़ती है हुकूमत पाकिस्तान को?
हुकूमत पाकिस्तान को कॉस्ट क्या पड़ती है पर यूनिट बिजली की? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने जो मैंने आपको बताया कि जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड सारे मुल्क के आदाद शुमार जो बताए हैं उसमें और रिकवरी जो है उसके बीच में कोई 1000 अरब रुपए से ज्यादा का फासला है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनको कॉस्ट पड़ रही है उसका हार्डली ये 66% जो है वो रिकवर कर पा रहे हैं। मगर मुख्तलिफ डिस्कोज और मुख्तलिफ जगहों पे अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ये रिकवरी 82-84% तक की है। कुछ जगहों पे ये 92 तक भी आ चुकी है। तो ये ओवरऑल सारी जितनी भी पाकिस्तान में डिस्कोज बिजली सेल करती हैं जो वसूल होती है थ्रू सिस्टम, तो उसके कलेक्शन और उसके सेल के बीच का ये फर्क है जिसको वो तकरीबन अब्दुल जब्बार साहब, बिल्कुल ये फर्क आपने कम करना है, आईएमएफ के कहने के ऊपर कम करना है, आपकी अपनी ज़रूरत भी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो लाइन लॉसेस होते हैं वो भी तो आप अवाम की जेब से निकालने की कोशिश करते हैं ना। उन लाइन लॉसेस को कम जो किया जाए तो आपका वो गैप फिर भी कम हो सकता है, उसको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता? लेकिन बात दरअसल ये है कि आईएमएफ के साथ जो भी मायदे होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक ये होता है कि इंडिकेशन क्वांटिफिकेशन मींस गैप्स जो हैं आपके फिस्कल और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच में इस वक्त गैप जो है तकरीबन 12% का है। उसमें एनर्जी भी शामिल है क्योंकि ये सब चीजें इवेंचुअली डेफिसिट फाइनेंसिंग के तौर पर शिनाख्त होती है। अब आपका जो सजेशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त है कि दूसरा जो हिस्सा जो आईएमएफ प्रोग्राम का वो है बेंचमार्क ऑफ रिफॉर्म्स। उसमें यही जो आपने बात की कि लॉसेस को क्यों नहीं कम करते हैं, मेरिट ऑर्डर का सही क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, और के इलेक्टेड जैसे एक इनएफिशिएंट इदारों की जो नेपाल वगैरह से इंटीग्रेटेड एनर्जीज है वो 30-35 रुपए वाली क्यों खरीदते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे जब लाइन लाते कहीं पे 6% और 7% है और कहीं पे वो 17 और 18% है तो उसको क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं, और एफिशिएंसी ऑफ दी पावर प्लांट्स की टेक्निकल ऑडिट क्यों नहीं करवाते हैं, और इस इंटीग्रेशन में वो फ्रेमवर्क क्यों नहीं दिखाते हैं कि जो एफिशिएंट प्लांट्स कम कीमत पे बिजली पैदा करें उनसे क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक अब्दुल जब्बार साहब, मेरे साथ रहिएगा सर, उसको डालते हैं। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ रहिएगा। सुधीर चौधरी साहब माहिर मौशियात ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। सुधीर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? सुधीर चौधरी साहब, सुधीर चौधरी साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? सुधीर साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जब्बार साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को, और एक और मेरा सवाल जो है वो ऐड ऑन करते जाइएगा कि आपने अब पेश की शराइत जो है वो भी लगाई हैं आईएमएफ ने कि जो हम बिजली पैदा करने वाली कंपनीज हैं, बनाने वाली बिजली कंपनीज हैं, उनको भी इस चीज़ के ऊपर जो है आमादा किया जाए कि वो पेश की शराइत जो है वो पूरी करें जो आईएमएफ ने लगाई थी हमारे ऊपर। वो लाइन लॉसेस उसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, और उसके बाद आपने उस सिस्टम को अपडेट करना है जो आपका ओल्ड सिस्टम चल रहा है, ताकि आप मजीद अच्छे तरीके से चीज़ों को डेवलप कर सकें और आपके लाइन लॉसेस भी कम हो सकें, और आपका जो मैकेनिज्म है टैक्स कलेक्ट करने का, अल्टीमेटली रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो किया जाए। इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं आपके? कमेंट्स ये है कि इसमें मुजरमाना गफलत जो है वो है नेप्रा की। नेप्रा की हवा की उसमें एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट जिसको बैलेंस ऑफ राइट्स बिटवीन द कंज्यूमर एंड द अदर एंड का मतलब है जनरेशन, अदर एंड का मतलब है ट्रांसमिशन, अदर एंड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके बीच में मनसूखाना जो है ना वो एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट के हवाले हेयरिंग्स हों और उसके ऊपर डिसीजन हो। मगर अनफॉर्चुनेटली नेप्रा के सामने जो भी फिगर्स लाई जाती हैं जिसके ऊपर वो फैसले सादर करती है, वो फिगर्स या तो जनरेशन कंपनियां देखती हैं, वो फिगर या तो तफसीली निजाम दे रहा है या तो वो फिगर डिस्ट्रीब्यूशन वाले। नेप्रा का अपना कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है ऐसा, मगर उस फिगर्स की ऑथेंटिकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो भी फिगर्स आए हैं उसके पीछे डिस्क्लेमर होता है, जिम्मेदारी और जवाबदारी किसी की भी नहीं है। अब मैंने खुद नेप्रा की हेयरिंग में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट
करते हुए ये बात कई मरतबा की कि आप जिस फिगर्स के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं वो फिगर्स खुद मुतनाज़ा हैं, उनको खुद ऑथेंटिकेट होना चाहिए और उनकी ट्रुथ में वो वेरीफाई होना जब्बार चाहिए। साहब आपकी बात मगर बजा है, आज लेकिन तक वो जो है वो तभी हो पाएगा ना इसमें वो कोई भी सर जब्बार साहब, वो तभी हो पाएगा आपके पास, नेपरा के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होगा कि वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको कम से कम कंफर्म कर सकें, उसके साथ जो है कनेक्ट कर सकें। आपके पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। देखिए असल ये है कि हमने आज से 10 सालों से इसी फेडरेशन ऑफ पाक से हम इनको ये कह रहे हैं कि इन जनरेशन कंपनीज का टेक्निकल ऑडिट कराएं कि पता चले कि ये कितने एफिशिएंट हैं और इस फ्यूल से जो है एक पर किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो उठ रही है और ये कितने घंटे इस वजह से नहीं पा रहे हैं कि सिस्टम जो है इनको डिमांड मैनेजमेंट से खारिज करे, और वो घंटे जो खुद इनके साथ मिलजुल के खारिज करवाने वो कितने हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात इस सेक्टर में है शफाफियत, नंबर 2 जो एग्जिस्ट वो है इनकम्पिटेंसी, नंबर 3 जो एग्जिस्ट करती है वो है इनएफिशिएंसी। सोल्यूशन क्या है सर? प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन है? जी, प्राइवेटाइजेशन इन कंपनीज का ये सोल्यूशन है, क्योंकि IMF इसके ऊपर भी जोर दे। देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुल्क में की जरूरत तो, मगर अगर उस प्राइवेटाइजेशन में शफाफियत से गुजार कर किया जाए तो अच्छा फैसला है, मगर फिर उसके ऊपर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो भी मंजूर हो, एफिशिएंट हो, कॉम्पिटेंट हो। सर इसका तरीकाकार पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बजाय रीजनल और प्रोविंशियल लेवल है। नेपरा के मेंबर आपको पता है किस तरह बनते हैं? नेपरा के मेंबर इस तरह बनते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए उसको नेपरा बना देता है। अच्छा, नेपरा के मेंबर इस तरह बनते हैं अगर कोई फेडरल सेक्रेटरी जमाने में उसने किसी चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया हो, किसी एनर्जी मिनिस्टर के साथ उसके ताल्लुकात हो तो वो बन जाता है एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव बेस्ड। सर वही हाल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होता है सर, वही हाल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नेपरा में भी अगर वही चल रहा है। चलिए सर, अगर सोल्यूशन तो फिर आपकी बात ठीक है, हम जाते हैं इस तरफ के सोल्यूशन अगर ये हो कि आप प्राइवेटाइज कर दें, कंपनीज को दे दें, जो भी है इदारों को बेच दें, और अल्टीमेटली आप इसका चेक एंड बैलेंस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करके रखे, तो वो तरीकाकार बेहतर रहेगा। नहीं, पाकिस्तान यहाँ पे शफाफियत का आंसर जो है तो जहाँ पे जितने IPPs बने हैं ये सब प्राइवेट सेक्टर, उस IPPs के साथ जो भी मुआहदे किए गए हैं वो मुख्तलिफ, उस IPPs को जो भी फवायद दिए गए हैं उन्होंने तो लूट मार कर इस मुल्क से अपनी इन्वेस्टमेंटों को लेकर गए। जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, जैसा गुलाम अहमद टपाल का मैं नाम ले लें, लाइफ खत्म होती है तो हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहा अब इसकी लाइफ खत्म हो गई, इन्होंने पैसे रियलाइज कर लिए, अब इनको मजीद लगे। बिल्कुल ठीक। अब्दुल जब्बार साहब, मेरे पास सर वक्त मुख्तसर है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब्दुल जब्बार साहब आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अब्दुल जब्बार साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और ये इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को मामलात यकीनी तौर पर प्राइवेटाइजेशन की जानिब लेकर जाने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अकाउंटेबिलिटी का है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा तब तक आप लाइन लॉसेस को भी कवर नहीं कर पाएंगे और ये टैक्सेस जो हैं ये आवाम के ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब ये जो टैक्सेस का इजाफा किया जाने लग पड़ा है आवाम के ऊपर, अल्टीमेटली आपने जो IMF के मुतालबात हैं उनको भी पूरा करना है, अपने मिनी बजट को भी लेकर आना है, और इसका बोझ तो आम आवाम को उठाना पड़ेगा, और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ भी मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है। जब तक ये मैकेनिज्म बेहतर नहीं होगा हालात बेहतर नहीं होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।